Hi friends and learners. In this class of the video, now I am going to make the next part of the pronoun. This part is the demonstrative pronoun. Now, after this pronoun, there would be other pronouns like indefinite pronoun, exclamatory pronoun, relative pronoun, and distributive pronoun. These would be also taught in the next part of the videos. So in this part of the video, I would at first teach what is the meaning of the demonstrative pronoun. How can you use the demonstrative pronoun in English language, and how can you find out that it is demonstrative pronoun. तो इस वीडियो में हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं. अब हम जैसे बोलते हैं दिस इज़ अ पेन, दैट इज़ अ पेन, दीज आर द पेन्स, दोज आर द पेन्स, ऐसे बोलते हैं हम सब. और कभी बोलते हैं कि सच का भी यूज़ करते हैं, एज सच का भी यूज़ करते हैं, जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आते हैं. तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है वो होते क्या है. तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड आया कहाँ से है. ये जो वर्ड है डेमोन्स्ट्रेटिव, पहले हम बता देते हैं ये आया कहाँ से है. देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव एक्चुअली में अगर आपने पार्ट ऑफ स्पीच पे अच्छा कमांड कर रखा है तो आप एक वर्ड से कई सारे वर्ड बना सकते हैं जहाँ तक पॉसिबल है. अब इसका मीनिंग ये नहीं है कि हर एक वर्ड का जो है पार्ट ऑफ स्पीच बन जाएगा. फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी भी वर्ड का, फॉर एग्जांपल नेशन का बनाना चाहें तो नेशन से नेशनल हो जाता है, नेशनल से नेशनली हो जाता है, नेशनलिज्म, नेशनलाइजेशन, नेशनलिस्टिक, नेशनलाइज. तो इस तरह से हमने देखा कि नेशन से हमने कितने सारे वर्ड बना लिए. लेकिन ये हर एक वर्ड के साथ ऐसा नहीं है. ये सब सारी चीज़ें हम वर्ड फॉर्मेशन में आपको बताएंगे कि ऐसा कैसे होता है. इसके सारे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसमें रूट होते हैं, साथ ही साथ में इसमें प्रीफिक्स सफिक्स लगा करके हम नया नया पार्ट ऑफ स्पीच जो क्रिएट करते हैं. और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग में वर्ब होते हैं, तो वर्ब से उसे हम एडवर्ब बना लेते हैं, या एडवर्ब से हम नाउन बना लेते हैं, उसके बाद नाउन से एडजेक्टिव बना लेते हैं, एडजेक्टिव से वर्ब बना लेते हैं. तो हम इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव का भी देखेंगे कुछ कौन कौन सा ऐसा पॉसिबल है वर्ड जो जहाँ से ये डेमोन्स्ट्रेटिव को लिया गया है और जो डेमोन्स्ट्रेटिव से मिलता जुलता है. देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव जो है DEMONSTRATIV, डेमोन्स्ट्रेटिव जो है, वैसे तो ये डेमोन्स्ट्रेट से लिया गया है जो वर्ब होता है, डेमोन्स्ट्रेट, और इसको शॉर्ट में जो है डेमो कहा जाता है, DEMO, डेमो. ठीक है. आपने कई बार सुना होगा कि जब भी हम कभी कहीं पे जाते हैं कुछ क्लास देने के लिए, खास करके हमारे टीचर्स के साथ ऐसा होता है कि जब हम कहीं क्लास देने जाते हैं तो स्कूल का प्रिंसिपल या किसी इंस्टीट्यूट का जो मेन हेड होते हैं या कोई जो मेन पर्सन होते हैं जो वहाँ के हेड या इंचार्ज होते हैं, वो हमसे यह कहते हैं कि एक डेमो क्लास करके दिखाओ, डेमो करके दिखाओ. ठीक है. तो एक्चुअली में ये डेमोन्स्ट्रेट का शॉर्ट फॉर्म होते हैं जो डेमो में लिखा जाता है. हालांकि ये डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड आया कहाँ से, इसका रूट तो हम आपको बताएंगे जब हम हर एक वर्ड का रूट बताएंगे. तो क्योंकि जितने भी इंग्लिश वोकैबुलरी में वर्ड है उसका जो है कहीं ना कहीं से रूट लिया गया है. लेकिन हम केवल फ्यूचर में डिफ़िकल्ट वर्ड्स के बारे में ही चर्चा करेंगे जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं. और अगर आपने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, भार्गवा डिक्शनरी जो ओल्ड डिक्शनरी पहले यूज़ होती थी, साथ ही में आपको इलस्ट्रेटेड, आपको मॉडर्न डिक्शनरीज आजकल बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है. और अगर आप 2, 4, 5 डिक्शनरी को थोड़ा बहुत भी स्टडी कर रखे हैं, वैसे तो एक ही डिक्शनरी काफ़ी है, लेकिन अगर आप रिसर्च करने के लिए कॉलिन्स का भी डिक्शनरी आजकल है, वेबस्टर का भी डिक्शनरी है, और भी बहुत सारी डिक्शनरी है. लेकिन हमने जो है खास करके ऑक्सफोर्ड इलस्ट्रेटेड डिक्शनरी का यूज़ किया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा उसमें वर्ड्स थे. तो उसमें आपको जो है रूट उसमें भी लिखा हुआ है कि ये वर्ड जो है वो ग्रीक से लिया गया है, या लैटिन से लिया गया है, या जर्मन से लिया गया है, या फ्रेंच से लिया गया है.
और ये बात आपको पता होगा कि कोई भी जो वर्ड है जो इंग्लिश आज हम आजकल हम लोग लिखते हैं या बोलते हैं, ये इंग्लिश अंग्रेज़ों की अपनी भाषा नहीं है। ये बहुत सारे लैंग्वेजेस को मिंगल करके, मिला करके बनाया गया है। तो चलिए इसके बारे में तो हम तब बताएंगे जब हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर या हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में कभी वीडियो में चर्चा करेंगे। यहाँ पे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में आ रहे हैं और हमको केवल डेमोन्स्ट्रेट वर्ड को हमें यहाँ डिफाइन करना है, ठीक है। तो देखिए, डेमोन्स्ट्रेट जो है एक वर्ब है, ठीक है, वर्ब है, इसलिए मैंने वी शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। इसके बाद इससे जो पॉसिबल वर्ड बनते हैं वो बनते हैं डेमोन्स्ट्रेशन, DEMONSTRATION, डेमोन्स्ट्रेशन बनते हैं। आपने यहाँ देखा मैंने बनाया यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेट और डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन जो है ये नाउन है। आप कहेंगे नाउन में कौन सा नाउन है, तो ये आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बिकॉज डेमोन्स्ट्रेशन को हम फील कर सकते हैं, रियलाइज़ कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट और टच नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ये डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो अनकाउंटेबल नाउन में गिनती की जाती है। अब ये डेमोन्स्ट्रेट है, ये वर्ब है। अब वर्ब में कौन सा वर्ब है, तो हो सकता है कि ये आपको ट्रांजिटिव वर्ब हो और इंट्रांजिटिव वर्ब हो। आई डेमोन्स्ट्रेट, यहाँ पे क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में काम कर रहा है। मैं डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, और जिस सेंटेंस से वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं वो खास करके इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। ये मैं वर्ब के चैप्टर में कवर कराऊंगा। तो अभी जो हम करवा रहे थे वो डेमोन्स्ट्रेटिव करवाते हैं। अब बता देते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव होती है खास करके, जैसे कि यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव कौन सा वर्ड है, तो ये पार्ट ऑफ स्पीच का एडजेक्टिव वर्ड है। पार्ट ऑफ स्पीच का क्या है, एडजेक्टिव वर्ड है। अब आप कहेंगे कि कैसे एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव की पहचान ये है कि ये नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। यहाँ पे देखिए ये डेमोन्स्ट्रेट जो है ये प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है। एक चीज़ और आपको बता देते हैं, वो ये बताते हैं यहाँ पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है कि भले ही ये वर्ड प्रोनाउन लिखा गया है, लेकिन ये जो वर्ड खाली लिखा गया है तो स्पेलिंग पे मत जाना, ये वर्ड जस्ट लाइक एक नाउन के रूप में यहाँ फंक्शन कर रहा है। क्यों? क्योंकि पीछे यहाँ पे एडजेक्टिव है। ध्यान से सुनना, यहाँ पे पीछे एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव का नियम होता है कि ये नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। तो प्रोनाउन तो है नहीं, अगर प्रोनाउन होता तो यहाँ पे आई होता, यू होता, लेकिन ऐसा तो है नहीं यहाँ पे। तो इसी कारण से ये क्या होगा, ये आपको यहाँ पे प्रोनाउन एक नाउन के रूप में, ये वर्ड हम मानते हैं इसको कि वर्ड जो है वो एक नाउन के रूप में है, और नाउन के रूप में रहेगा तभी ना ये एडजेक्टिव इस नाउन को क्वालिफाई करेगा, क्योंकि प्रोनाउन तो है ही नहीं। प्रोनाउन तो आई, यू, वी, ये सब सारे प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। तो ये आपको अपने तरीके से समझ लेना जैसे आपको अच्छा लगे, कोई ज़रूरी नहीं है। ये तो मैंने बहुत डीप बात बता दिया। तो अब हम बताते हैं आपको कि डेमोन्स्ट्रेटिव का मीनिंग क्या होते हैं। वैसे तो मैंने बता दिया कि डेमो का मीनिंग होते हैं दिखाना, किसी को प्रदर्शित करना। डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन होते हैं, यहाँ डेफिनेशन लिख दिए हैं, इसका यूज़ किया जाता है किसके लिए, यह दर्शाने के लिए, इंडिकेट करने के लिए। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू इंडिकेट, इंडिकेट करने के लिए, बताने के लिए, ठीक है। किसके बारे में, कोई भी लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग के बारे में, ठीक है। वैसे ज़्यादातर लर्नर्स डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को नॉन लिविंग थिंग के पर प्रैक्टिस कर लेते हैं और लिविंग थिंग पे बहुत कम कर पाते हैं, लेकिन लिविंग थिंग पे भी यह यूज़ होते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे यूज़ होते हैं, ठीक है। देखिए, तो ये सारे वर्ड्स मैंने आपको बता दिए। चलिए अब हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे कि बताए थे कि डेमोन्स्ट्रेशन का मीनिंग होते हैं प्रदर्शन करना, दिखाना कोई चीज़। फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि यह बोर्ड मैंने लगा रखा है यहाँ पे, ठीक है, और यह बोर्ड जो है बहुत पास में है ना, पास में, मेरे हाथी के तो पास है, पास ही में तो है। तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज़ ए बोर्ड। तो डेमोन्स्ट्रेटिव में दिस का यूज़, दैट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या होते हैं, सिंगुलर और
प्लूरल होते हैं। क्या होते हैं? सिंगुलर एंड प्लूरल। अब सिंगुलर में क्या होते हैं? ये होते हैं दिस, यहां पे होते हैं दैट, और प्लूरल का यूज होते हैं यहां पे दिस के दीज होते हैं और दैट के दोज होते हैं। ठीक है। इसके अलावा भी कुछ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। फॉर एग्जांपल सच होते हैं, ठीक है, और एज सच होते हैं। इसके बारे में भी हम आपको बता देंगे अभी। एक चीज और मैं यहां पे पॉइंट आउट कर देना चाहता हूं कि सच का यूज केवल इतना ही नहीं होता, सच का यूज और भी होते हैं। फॉर एग्जांपल सच दैट भी होते हैं और सच एज भी होते हैं। लेकिन ये दोनों जो है ये कनेक्टर है। ये कनेक्टर्स में आपको पढ़ाएंगे जब आप क्लॉज के चैप्टर को स्टडी करेंगे, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि सच दैट और सच एज का यूज कैसे किया जाता है। लेकिन यहां पे ध्यान देना, यहां पे एज सच है, सच एज नहीं है। सबसे पहले देखते हैं कि दिस और दैट का यूज कहां करते हैं। तो दिस का यूज करते हैं नियर के लिए, दिस और दिस का, इस दोनों का ही यूज करते हैं, दिस का और दिस का नियर के लिए, और दैट का यूज करते हैं डिस्टेंस के लिए या फार के लिए। कोई चीज दूर है या डिस्टेंस में है, फार अवे, फार के लिए इसका यूज करते हैं। ये सिंगुलर में यूज करते हैं या प्लूरल में। अभी हम बता देते हैं कि कैसे कैसे सिंगुलर और प्लूरल में यूज होते हैं। देखिए दिस इज अ पेन, यहां पे मैंने लिखा दिस इज अ पेन। क्यों लिखा? क्योंकि एक ही पेन है, और यहां भी दिस एक के लिए है क्योंकि ये दिस सिंगुलर है ना। यहां भी पेन एक ही है और ये दिस भी एक के लिए है क्योंकि दिस सिंगुलर है और पेन भी यहां सिंगुलर है। तो ये भी सिंगुलर है और आपका ये भी सिंगुलर है। अच्छा, एक चीज यहां पे कभी कभी आता है कि क्या यहां पे ये नहीं हो सकता दिस इज द पेन? क्या ऐसा नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। अब हम आपको बता रहे हैं कैसे हो सकता है। ये द वाले ज़्यादातर तब लगते हैं, वैसे तो ये चीज़ आर्टिकल में बताएंगे जब हम द को यूज़ करेंगे, द का यूज़ बताएंगे। उसमें द का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई भी स्पेसिफिक थिंग होता है। फॉर एग्जांपल जो पेन यहाँ पे लिखा गया है वो खास पेन हो गया है और उस पेन के बारे में हमने पहले से ही चर्चा कर रखे हैं, और जिसके कारण से ये जो है यहाँ पर में दिस इज़ द पेन है। इसका मतलब है उस पेन के बारे में हम जानते हैं और उस पेन के बारे में हम पहले से चर्चा कर चुके हैं। लेकिन अगर हम लिखते हैं दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन, इसका मतलब कोई जनरल पेन है, साधारण पेन है जिसके बारे में फर्स्ट टाइम हम टॉकिंग कर रहे हैं। तो ये ए एन डी का जो यूज़ है, आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन देम इन फ्यूचर। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आता है, अगर हम यहाँ पे द लगा देते हैं, सपोज करिए यहाँ पे मैंने द का यूज़ कर दिया, तो क्या तब भी ये सिंगुलर रहेगा? बिल्कुल सिंगुलर रहेगा, ये प्लूरल अभी भी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो यहाँ पर में ये वर्ड है जो कि आपका कॉम्प्लीमेंट भी कहा जाता है, यहाँ पे ये सेंटेंस के मीनिंग को पूरा करता है, तो ये आपको दिस के अकॉर्डिंग टू यूज़ किया गया है। ठीक है। चलिए अब इसी को हम दीज में बनाते हैं। अब यहाँ पे दिस के साथ इज था, तो इज भी सिंगुलर था, दिस भी सिंगुलर है, पेन भी सिंगुलर। अब हम क्या करते हैं, इसी को THESE दीज कर देते हैं। अब दीज है तो प्लूरल वर्ब भी लगेगा। देखिए प्लूरल वर्ब भी लगा दिया, आर। अब क्या है, यहाँ पे ए और एन नहीं लगाना है, ध्यान रखिएगा, ए और एन नहीं लगाना है, गलत हो जाएगा आपका। क्यों? इसलिए नहीं लगाना है क्योंकि ये तो प्लूरल हो गया और ए और एन का यूज़ तो सिंगुलर के लिए किया जाता है, तो ए और एन आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे दीज आर द पेन्स या दीज आर पेन्स। द उस सेंस में लिखेंगे जब पेन को आप खास मानते हैं, और अगर जनरल मानते हैं तो दीज आर पेन्स हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये दीज को सिंगुलर और प्लूरल में कैसे यूज़ करें। ये प्लूरल हो गया आपका, ये भी आपका प्लूरल हो गया, आर भी प्लूरल हो गया। एक वीडियो जब हम वर्ब का बताएंगे तो उसमें बताएंगे कौन कौन से सिंगुलर वर्ब होते हैं, कौन कौन से प्लूरल होते हैं, कौन से इसमें आपका हेल्पिंग होते हैं, जिसको कि आप प्राइमरी वर्ब्स में भी यूज़ कर सकते हैं। प्राइमरी वर्ब्स
लिंकिंग वर्ब्स भी होते हैं, मॉडल वर्ब्स भी होते हैं। तो मॉडल वर्ब जो होते हैं खास करके वो कभी भी सब्जेक्ट की केयर नहीं करता। सब्जेक्ट कोई भी आ जाए उसके साथ उसको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, बस सिचुएशन क्या है उसके अकॉर्डिंग टू यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब आपको मान के चलिए दैट का यूज़ करना है, तो ये दोनों का यूज़ तो क्या गया पास के लिए। अब दैट का यूज़ करना है तो ऐसे ही करेंगे। देखिए, मान के चलिए कोई पेन है वो बहुत दूर में रखा हुआ है, या कोई चीज़ है बहुत दूर में है, कोई आप जा रहे हैं और आप सड़क से जा रहे हैं और सड़क के बहुत दूर में कोई घर है, और जाते हुए आपने घर को देख लिया, तो क्या बोलेंगे? दैट इज़ अ हाउस, दैट इज़ अ हाउस। मैंने बताया अभी कि ए क्यों लगेगा, अभी जस्ट बताया, क्योंकि दैट सिंगुलर है, इज़ भी सिंगुलर है, और इसीलिए ए हाउस सिंगुलर आ गया। इसी तरीके से अगर हम प्लूरल बनाना चाहते हैं तो दोज आर हाउसेस। आप द भी लगा सकते हैं, लेकिन द का यूज़ खास करके तब होता है जब कनेक्टर्स बनाए जाते हैं। इसके सेंटेंस के आगे और भी इसके बारे में वर्णन करना है, या आपने उस चीज़ को पहले से जानते हैं, उसको आप खास बनाना चाहते हैं, पर्टिकुलर बनाना चाहते हैं, तो ये आपका हो गया। ठीक है, चलिए अब जो है मैंने यहाँ पे डिफिनेशन में लिखा हुआ है कि एनी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग। तो ये जो अभी हमने हाउस का एग्जांपल दिया, ये हाउस भी एक लिविंग नॉन लिविंग थिंग है था, और पेन भी एक नॉन लिविंग थिंग था। तो क्या इसका यूज़ लिविंग थिंग के लिए नहीं किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है। अभी हम बताते हैं कैसे किया जाता है। देखिए, सपोज करिए कोई आदमी है, ठीक है, और वो आदमी जो है पास में नहीं है, बहुत दूर में है। ठीक है, मान के चलिए एक आदमी है और वो कहीं जा रहा है, ठीक है, और वो डिस्टेंस में है या फार में है। फार का मतलब दूर, या डिस्टेंस में है। ठीक है, क्या हम यहाँ पर में ही का यूज़ नहीं कर सकते जो दैट का यूज़ ज़रूरी है? यहाँ बहुत कन्फ्यूज़न होती है। ठीक है, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं दैट इज़ मोहन, ही इज़ मोहन, दैट इज़ मोहन? क्या ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। लेकिन दैट का यूज़ डेमोन्स्ट्रेट के लिए किया जाता है। मान के चलिए कि मोहन जा रहा है, मोहन को देख करके आप बता रहे हैं कि वह देखो मोहन जा रहा है, तो दैट इज़ मोहन, दैट इज़ मोहन, इसका मतलब वह मोहन है। अब यहाँ पे ही इज़ मोहन इसलिए नहीं होगा बिकॉज आप वहाँ पे इशारा करके बोल रहे हैं मोहन को, और डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है इशारा करके बताना, किसी चीज़ को प्रदर्शन करना, दिखाना। तो यहाँ पर में आप दिखा रहे हैं, फिंगर को आप पॉइंट आउट कर रहे हैं कि वो जो मोहन है वो वहाँ पे है और वो मोहन जा रहा है। लेकिन ही का जो यूज़ होते हैं खास करके पर्सनल प्रोनाउन में, इसका यूज़ जनरल सेंस में किया जाता है जब कोई मेल मेंबर होते हैं। ही इज़ मोहन, ही इज़ सोहन, ही इज़ मोहन। लेकिन जब भी हम ही का यूज़ करते हैं तो ये व्यक्ति पास में भी खड़ा हो सकता है, दूर में भी क्या तो हम ऐसा लिख सकते हैं दिस इज़ मोहन? यस, लिख सकते हैं दिस इज़ मोहन, तब लिखेंगे जब मोहन पास ही हो। लेकिन ही का ज़्यादातर जो फॉर्मल इंग्लिश में यूज़ किया जाता है, फॉर्मल इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, वैसे तो आजकल पास भी में कोई रहता है खड़ा, यहाँ पे मोहन खड़ा है तो हमने बोल दिया ही इज़ मोहन। लेकिन जो फॉर्मल इंग्लिश है, फॉर्मल इंग्लिश में ज़्यादातर दिस इज़ मोहन लिखा जाता है। मोहन अगर पास में खड़ा है तो दिस इज़ मोहन, दिस इज़ मोहन, ना कि ही इज़ मोहन। लेकिन लोग आजकल स्पोकन इंग्लिश में क्या करते हैं, ही इज़ मोहन का कई बार धड़ल्ले से यूज़ कर देते हैं, जो गलत है। ही का यूज़ थर्ड पर्सन में किया जाता है, खास करके जो व्यक्ति हमारे सामने नहीं हो। दे का भी यही सिस्टम होता है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और बता देते हैं। अभी तो मैंने ही का बताया, अब हम दे का भी बता देते हैं। दे का भी ऐसे यूज़ करेंगे, दे तब करेंगे जब पर्सनल प्रोनाउन में बताना। मान कर चलिए कोई व्यक्ति हमारे सामने नहीं है, फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया दे आर डॉक्टर्स। मान कर चलिए बहुत सारे डॉक्टर हैं, बहुत सारे डॉक्टर हैं और हम उनके बारे में बता रहे हैं, लेकिन ये दे का यूज़ तब होता है जब पहले से ही कोई नाउन के बारे में पहले से चर्चा हो चुकी है। फॉर एग्जांपल देखिए, कुछ नाउन आ गया हमारे सेंटेंस में, जैसे राकेश, मोहन एंड सोहन, ठीक है, आर गुड पर्सन्स।
मैंने लिखा राकेश, मोहन एंड सोहन। नाउन के चैप्टर में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, आप उसको ध्यान से देख सकते हैं। राकेश, मोहन एंड सोहन आर गुड नाइस पर्सन्स। अब उसी के बारे में दोबारा बता रहे हैं कि दे आर डॉक्टर्स। तो यहाँ दे पॉसिबल है, लेकिन अगर मान के चलिए कुछ दूर में डॉक्टर खड़े हैं या डॉक्टर्स कहीं जा रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? दोज आर डॉक्टर्स। पास में अगर डॉक्टर्स आ रहे हैं एक साथ हैं तो दीज आर डॉक्टर्स, दीज आर द डॉक्टर्स। अगर डॉक्टर को आप पहले से जानते हैं, डॉक्टर को स्पेशल बनाना चाहते हैं, तो ये आपका इसमें हो गया। ठीक है, वैसे भी किसी भी प्रोफेशन से पहले द का यूज़ ज़्यादा किया जाता है, तो डॉक्टर भी एक प्रोफेशन है, तो ज़्यादातर द का ही यूज़ किया जा सकता है। तो इससे आपका क्लियर हो गया दिस, दैट, दीज एंड दोज। ठीक है, अब हम फिर से एक बार बता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। दिस इज अ पेन, दीज आर पेन। अगर पेन के बारे में आगे भी बताना चाहते हैं तो हम बोल सकते हैं दीज आर द पेन्स। दैट इज द पेन, दोज आर पेन्स, और दोज आर द पेन्स। अगर पेन्स के बारे में आगे बताना चाहते हैं तो अब हम सच और एज सच के बारे में बता रहे हैं। साथ ही में मैंने ये भी बता दिया था ऑलरेडी कि कैसे ये दैट इज लिविंग थिंग के लिए भी किया जाता है, क्योंकि यहाँ तो मैंने पेन और हाउस या कोई भी चीज़ है वो तो नॉन लिविंग था, यहाँ पे मैंने लिविंग थिंग के साथ भी दैट का यूज़, दीज का यूज़, दोज का यूज़ करके बताया कि कैसे होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम सच और एज सच का यूज़ बताते हैं। देखिए, प्रोनाउन का काम होता है, ये नाउन को बताता है, नाउन के बारे में बताता है, नाउन को रिप्लेस करता है। खास करके नाउन को रिप्लेस ही करता है प्रोनाउन, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक ही सेंटेंस में जो है आपको एक साथ प्रोनाउन भी देखने को मिलेंगे और नाउन भी देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं बनाता हूं, सच इज द फ्रेंड, एंड यू। ये समझ में आया आपको? सच इज द फ्रेंड एंड यू मतलब इस तरह के दोस्त हैं और आप। एज सच का यूज़ किया जाता है जब हम पहले से कोई नाउन को लिख चुके हैं और उसी नाउन के बारे में आगे हम बताना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, इसका यूज़ दो तरह से होता है। एक तो रीज़न के लिए भी होता है कभी कभी, और एक होता है आपको रिलेशन बताने के लिए भी हो सकता है। मान के चलिए, अगर आप किसी से कनेक्ट करना चाहते हैं, ही इज़ माई टीचर। यहाँ पे कॉमा ज़्यादातर यूज़ करते हैं, हालांकि आजकल कुछ लर्नर्स नहीं करते हैं, लेकिन रिटन में एंड एज सच यहाँ पे कॉमा का हालांकि यूज़ करते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये एज तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये जो सच का यहाँ पे यूज़ किया गया है, एज सच का, ये किया गया है इसी टीचर के लिए, इसी टीचर के लिए। ठीक है, तो ही इज़ माई टीचर एंड एज सच ही हेल्प्स मी। तो एज सच मतलब के कारण से, के वजह से, या के नाते, टीचर होने के नाते। ठीक है, ये टीचर के लिए यहाँ पे आया। टीचर क्या है? एक तरह से नाउन है, वह हमेशा मेरी मदद करते हैं। तो ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक और छूट गया है, वो है वन। वन का भी यूज़ करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव में। देखिए कैसे करते हैं, लिख देते हैं एक आध दो सेंटेंस। देखिए, वन का यूज़ भी कभी कभी डेमोन्स्ट्रेटिव में किया जाता है। जैसे कि लिखेंगे, दिस इज नॉट माई शर्ट। दैट इज रेड वन। यहां पे शर्ट जो है नाउन है, इसके जगह पे स्टैंड कर गया वन, मतलब इसी की जगह को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब यहां पे तो मैंने दिस यूज किया, यहां पे दैट यूज किया। ऐसा क्या कारण है, किस वजह से मैंने ऐसा किया? क्योंकि
यहाँ पर में भी हम डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे जस्ट ऐसे बोल रहे हैं कि ये जो हम शर्ट के बारे में ऑलरेडी यहाँ पे चर्चा कर चुके हैं, बता चुके हैं, इसी शर्ट के बारे में आगे बता रहे हैं और वो हम डेमोन्स्ट्रेट करके बता रहे हैं कि वो शर्ट जो है वो मेरा नहीं है। मेरा जो शर्ट था उसकी कलर जो है वो लाल थी। इसीलिए कह रहा है यहाँ पे स्पीकर जो बोलने वाला है कि दिस इज़ नॉट माई शर्ट। मान के चलिए कहीं गया, कोई शॉपकीपर के पास आप गए, क्लोथ्स सेलर के पास गए, या आप कहीं किसी जगह पे गए, या अपनी फैमिली में ही हैं, तो आपको वो शर्ट दिखाया, बोला ये लो शर्ट, ये तुम्हारा शर्ट है, दिस इज़ योर शर्ट, या दिस इज़ माई शर्ट, ठीक है। ऐसे करके सेंटेंस हम बना सकते हैं। और अब इसी शर्ट के बारे में दोबारा बोलना है, हम कहते हैं नहीं यह मेरा शर्ट नहीं है, मेरे शर्ट का जो कलर था ना वो मुझे पता है, उस शर्ट का कलर जो था वो रेड था, ठीक है, रेड वन। अब देखिए यहाँ पर में ये प्रोनाउन आ गया वन। अब कैसे समझेंगे ये प्रोनाउन है? क्योंकि सबसे पहली बात तो ये शर्ट की जगह पे आकर रिप्लेस हो गया। मतलब यहाँ पे हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि दैट इज़ रेड शर्ट। क्यों? क्योंकि एक बार पहले ही शर्ट की चर्चा हो चुकी है, तो दोबारा हम इसको नहीं लिख सकते हैं कि दिस इज़ माई शर्ट दैट इज़ रेड शर्ट, ठीक है। अब इसी में कभी कभी क्या होता है, अच्छा दूसरा चीज़ ये है, एक चीज़ और बता देता हूँ कि यहाँ पे ये वन क्या माना मैंने? प्रोनाउन माना, और इससे पहले रेड है। रेड क्या है? एक एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव का डिफिनेशन होता है ना कि जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। तो यहाँ पे वन को क्या बना दिया मैंने? अभी यहाँ पे बना दिया जस्ट लाइक प्रोनाउन बना दिया। तो प्रोनाउन को ही तो रेड क्वालिफाई कर रहा है कि शर्ट का कलर कैसा है, वन शर्ट ही तो हो गया अब ये, तो शर्ट का कलर रेड है। अब कभी कभी क्या होता है, इसमें बता देता हूँ कि ये प्लूरल में भी बनाए जाते हैं। देखिए जब प्लूरल में बनाए जाएंगे तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। यहाँ पे भी मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ भी मैं चेंज कर देता हूँ। देखिए सब कुछ चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दीज आर नॉट माई शर्ट्स, शर्ट में ऐसा लग जाएगा। दोज आर